Assalamu alaikum and welcome to another episode of Health Talk and to our special episode dedicated to breast cancer awareness. Today, we are again honored to have among us yet another figure in the field of medical oncology, Dr. Mehwish Manzoor, Assistant Professor Medical Oncology, King Edward Medical University, Mayo Hospital, Lahore. She is an expert in the field of cancer, particularly breast cancer. Her knowledge and experience have helped many patients, and we are fortunate to have her here today. Throughout our conversation, she will be providing important information and making it easier for all of us to understand. So, whether you are directly affected by this disease or you are someone just want to learn about this disease, you are at the right place. Assalamu alaikum, ma'am. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, my first question is what are the most effective methods for the breast cancer prevention and how important is early detection in improving the chances of successful treatment? So as we are celebrating Breast Cancer Awareness Month, October is Breast Cancer Awareness Month, and we all know कि इसका incidence कितना ज़्यादा है. 1 in every 8 women is going to be affected in their lifetime with breast cancer according to the national and international statistics. प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन में मल्टीपल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि सारी ख़वातीन मेंस्ट्रुएटिंग, पोस्ट मेनोपॉजल और प्रेग्नेंट सब अपने आप को मंथली चेकअप करें. जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन हैं वो हर महीने आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ देयर पीरियड्स 5 to 7 days आफ्टर देयर पीरियड्स वो ब्रेस्ट को रेगुलरली एग्जामिन करें, दोनों ब्रेस्ट एंड एक्जिला और द अंडर आर्म एरिया. सिमिलरली जो पोस्ट मीनोपॉजल अबव 60 फीमेल हैं उनको भी चाहिए कि मंथली कोई भी एक डेट फिक्स करके अपने आप को लाजमी चेकअप करें. इसका एम्फेसिस क्यों इतना ज़्यादा है, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि ये सारी मिथ्स हैं कि प्रेगनेंसी में ट्रीट नहीं हो सकता. हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ट्रीट कर सकते हैं उसको. प्रेगनेंसी ख़त्म होने का वेट नहीं करना. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफली सर्जरी और इसके अलावा कीमोथेरेपी भी की जा सकती है. तो बेसिकली सारे अर्ली एग्जामिनेशन और जैसे ही आपको कोई चेंज फ़ील होता है तो आपको डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मेरी तरफ से हों तो वो ये हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहेंगे तो यू विल नो कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेक्सचर फॉर यू, एंड व्हेन यू विल नो द नॉर्मल तो आपको पता होगा कि क्या एबनॉर्मल है, कब मुझे डॉक्टर को चेक कराना है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें ये है कि आपको अर्ली डॉक्टर के पास लैंड करना है. बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना कि गिल्टी पेनफुल हो या बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़े तो उसको इग्नोर नहीं करना. अपने आप को रेगुलरली चेकअप करना है. कुछ भी एबनॉर्मल लगे, वो बिनाइन गिल्टी भी हो सकती है, अदर देन कैंसर भी हो सकती है, लेकिन उसको ब्रेस्ट सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. And how do genetic factors contribute to the risk of developing breast cancer? जेनेटिक फैक्टर्स टोटल 10 to 15% ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं. उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट ट्रीट हो रहा हो तो उसके बायोप्सी सैंपल पे हम एक मल्टीपल जीन जो है उसका पैनल होता है जीन्स का, जिसमें से कॉमन BRCA1-2 म्यूटेशन है जिसका नाम कॉमनली लिया जाता है. उसके अलावा भी पूरा पैनल है जिसका PALB2 ATM जीन्स है जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं. तो जो भी पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है उसका आप बायोप्सी सैंपल पे टेस्ट करवाएं, जेनेटिक एनालिसिस करवाएं, और जो वो जेनेटिक एनालिसिस है वो पूरी फैमिली को उसका रिस्क डिटर्मिन करने में हेल्प करेगा. अच्छा, किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा दूसरे कैंसर हो तो दे आर प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर? जी बिल्कुल. ये पैंक्रियाटिक कैंसर, BRCA2 म्यूटेशन, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब के साथ भी समहाउ इसका थोड़ा थोड़ा लिंक है. तो उसमें भी पॉइंट यही आ जाता है कि जो भी कैंसर डायग्नोसिस हो अगर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी म्यूटेशन है और किस किस कैंसर्स के लिए बाकी फैमिली को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को स्पेशली कॉशियस रहना है. Okay. Breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging. तो आप लोग पेशेंट्स को किस तरह डील कर होते हैं और उनकी फैमिलीज को किस तरह डील करना चाहिए? डेफिनेटली चूँकि हम गवर्नमेंट सेटअप में बिल्कुल मीडियोकर फैमिलीज़ देखते हैं, उसमें बहुत सारी रिलीजियस मिथ्स, अदर देन दैट बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो आ जाती हैं. पेशेंट को एक स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि इसमें पता नहीं क्यों कैंसर डायग्नोसिस हो गया है. सो बेसिकली समझने की बात यही है कि एज सच किसी का कोई कसूर नहीं है कि उसमें कैंसर डायग्नोसिस हो गया है, क्योंकि एक स्पोरेडिक कैंसर है. इसका इंसिडेंस ही इतना ज़्यादा है कि किसी को भी इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है उसमें किसी का. तो इमोशनली हमारे पास प्रॉपर सेटअप्स तो नहीं है, लेकिन
ट्राई करनी चाहिए कि जैसे अगर आपका पेशेंट थोड़ा बहुत भी आपको इफेक्टेड लग रहा है तो साइकोलॉजिस्ट को साथ दिखाएं और उसकी फैमिली को काउंसिल करें कि किस तरह उसको इस पेशेंट की मेंटली केयर करनी है। पर्सनली हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर एक अर्ली डायग्नोसिस है या लेट स्टेज पे डायग्नोसिस है तो आप फैमिली को काउंसिल करें, पेशेंट को आपको फुल इन्फॉर्मेशन ना दें, फैमिली जितना उसको काउंसिल करना चाह रही है उतना करने दें, जितना इन्फॉर्मेशन वो उसको देना चाह रही है अबाउट हर डायग्नोसिस और स्टेजिंग। Okay. अच्छा, targeted therapies has revolutionized the whole treatment options for different types of cancer. तो इसके हवाले से आप कुछ बोलना चाहें? टारगेटेड थेरेपीज़ ब्रेस्ट कैंसर में भी इटसेल्फ बहुत हेल्प कर रही हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें तो हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में पेम्ब्रोलिजुमैब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो PD-L1 इनहिबिटर है, PD-1 इनहिबिटर है। इसके अलावा और भी मल्टीपल थेरेपीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ओलैपरेब है, पार्प इनहिबिटर्स हैं। तो मल्टीपल स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस एज वेल एज जो है मेटास्टैटिक में वो इम्यूनोथेरेपीज़ और अदर टारगेटेड थेरेपीज़ का यूज़ हो रहा है। Okay. Although it's rare, but have you treated any male breast cancer patients? जी बिल्कुल, मेल ब्रेस्ट कैंसर ऑफ एंड ऑन देखने को मिलते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉमन, लेस देन 1% पेशेंट्स हैं, लेकिन दे डू अगर आपको ऑफ एंड ऑन देखने में मिल जाते हैं। 6-7 पेशेंट्स टोटल मैंने देखे हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के। कुछ हद तक ट्रीटमेंट जो है वो सेम है, उसमें भी अकॉर्डिंग टू स्टेज ही चीज़ें चलेंगी और जैसी स्टेज होगी उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। ज़्यादातर उसमें ज़ाहिर है डाटा जो हमारे पास है ट्रायल्स का वो फीमेल पेशेंट्स का है, तो हम उसी को अप्लाई करके उनको ट्रीट करते हैं। तो ये बीमारी जो मेल में होती है वो एग्रेसिव होती है या नॉर्मल? जी ऑलमोस्ट स्टेज के हिसाब से ही बिहेव करती है, जैसी स्टेज होगी उसी तरह से उसको ट्रीट करना। ओके। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, कुछ पेशेंट्स जो है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को, ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं रादर देन कन्वेंशनल और टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज, तो उसके हवाले से आप उन पेशेंट्स को या उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? जी बहुत ज़्यादा सोलरी उसकी तरफ जाने का रिकमेंड नहीं करते और इसमें हकीम मेडिकेशन आ जाती है, हर्बल मेडिकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। पर्सनली हमें पता नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें क्या जा रहा है पेशेंट के अंदर, उसके लिवर किडनीज़ को वो कितना इफ़ेक्ट करेंगे, और चूँकि अगर साथ कीमो भी ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा वो उसकी टॉक्सिसिटी पे कहीं क्लैश ना करे। तो बेहतर तो यही है, गाइड तो यही करते हैं कि एक साथ साथ ये ट्रीटमेंट ना लें। Thank you so much, ma'am, for providing important information. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.